हेलो बच्चों, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। क्लास 9th की फिजिक्स में टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी के बारे में बात करेंगे हमने प्रेशर वगैरह पढ़ लिया था, ग्रेविटेशन कवर कर लिया था। नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। अभी तक हम ऐसे नॉर्मल जनरल एवरीडे लाइफ में क्या कहते हैं, वर्क मीन्स क्या होता है। वर्क मतलब क्या होता है कि हमने कुछ फिजिकल एक्टिविटी की या कुछ मेंटल एक्टिविटी की, तो हमने कहा कि हमने वर्क किया है, यही तो कहते हैं। बट इन फिजिक्स, आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसमें वर्क डन की डेफिनेशन ही कुछ और है। ठीक, तो ये सब आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क के बारे में जानेंगे क्या होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्क डन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क डन। वी विल सी द यूनिट ऑफ वर्क डन, इसके फॉर्मूला देखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है। एंड एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन वी विल सी द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या देखना है हमें, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की अगेंस्ट अगर कोई बॉडी वर्क कर रही है तो उसे कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वर्क डन से स्टार्ट करते हैं। वर्क डन के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वर्क डन मींस क्या होता है, क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर हम किसी बॉडी पर, हमने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, इफ वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन अ बॉडी एंड दैट फोर्स प्रोड्यूसेस अ मोशन इन दैट बॉडी, और वो फोर्स क्या की, उस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस की। वो बॉडी थोड़ा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनी डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस भी हो सकता है, कम डिस्टेंस भी हो सकता है, उस पर डिपेंड। ठीक है, उससे मतलब नहीं है कि कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, इससे मतलब है। सो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड दैट फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन द बॉडी, देन इट इज सेड दैट वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, वो फोर्स क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इज इट क्लियर? व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड दैट बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, देन इट इज कॉल्ड वर्क इज डन बाय द बॉडी। सिमिलरली क्या होता है कि जब व्हेन वर्क इज डन, जब वर्क होता है उस टाइम पे, तो क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय द बॉडी। जितना हमारा वर्क होगा उतनी ही एनर्जी वो बॉडी यूज करती है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। जैसे मान लो मैं हूं, मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर फोर्स लगाया, इस व्हाइट बोर्ड पर फोर्स लगाया, तो क्या ये व्हाइट बोर्ड मोशन कर रहा है? क्या ये मेरा फोर्स, जो मैं फोर्स इस पे लगा रहा हूं, तो क्या इसकी वजह से इसमें कोई मोशन हुआ? इस बोर्ड ने, व्हाइट बोर्ड ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया? नहीं किया। तो यहां पे क्या होगा, वर्क डन विल बी जीरो। इज इट क्लियर? ये चीज होती है वर्क डन। मैं चाहे जितना फोर्स लगा दूं, अगर मैं उस फोर्स की मदद से उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नहीं ला पा रहा हूं, वो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है, अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही है, वो बॉडी मोशन नहीं कर रही है, तो क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा हमेशा। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, अब क्या होता है कि वर्क डन जो हो रहा है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच द वर्क डन डिपेंड्स। वी विल सी अबाउट दोज फैक्टर्स। फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब हम कितना ज्यादा फोर्स या कितना कम फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट फोर्स। Second is the distance traveled by the body when the force is applied. जब हमने फोर्स लगाया किसी बॉडी पर और वो बॉडी मोशन में आई, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक, तो इस पे भी डिपेंड करता है। अब मैक्सिमम क्या होता है कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इन दो चीज पर डिपेंड करता है हमारा वर्क डन। अब यहां से आपको एक नई डेफिनेशन मिलेगी वर्क डन की। इस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। और जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है बॉडी, उसको हम एस से डिनोट करते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट will happen when a force F is applied on a body and it will travel a distance S. देखो, let us suppose there is an object
एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये, लेट अस सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। क्या है? इनिशियल पोजीशन है। हमने इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, दैट इज F। उस फोर्स की क्या वैल्यू? F है। दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी। जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, अब इसकी फाइनल पोजीशन यहां पे आ गई। दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, and the distance traveled by the body is S. Distance traveled by the body is S. Yes. ठीक है? बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोशन भी हो रहा है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन थी। ये एस डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, एस डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। नाउ यहां से हम अभी हमने जो पढ़ा कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स पे एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड पे, तो एक हमारा एक नया डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन निकल के आता है। द प्रोडक्ट ऑफ force applied on the body and the distance traveled by the body is called the work done. The product of the force exerted on the body and the distance traveled by the body is equal to the work done by the body in the direction of force. Force के डायरेक्शन में उसने इतना वर्क किया। तो हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, जितना हमने फोर्स इसमें एक्सर्ट किया है, इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक? वर्क डन को कैसे डिनोट करेंगे? W से। फोर्स कितना अप्लाई किया था? F अप्लाई किया था, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? S। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। जब भी हमारी बॉडी कोई हॉरिजॉन्टल मोशन करेगी, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है अगर, ठीक है, मोशन कर रही है अगर, तो क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, F इज इक्वल टू W इंटू S, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। इज इट क्लियर? कहीं कहीं किसी बुक्स में क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी लिखा होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स। कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट भी यूज होता है, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द बॉडी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब क्या होगा, तो यहां पे क्या हो सकता है, फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट विल बी डिनोटेड बाय S, सिंपल। ये चीज समझ में आ गई, ये डायग्राम समझ में आ गया, सिंपल है। नाउ वी विल सी द यूनिट ऑफ वर्क। जो हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा अभी, अब हम जानेंगे कि इस वर्क डन की यूनिट क्या होती है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये सब चीजें जरूरत पड़ेंगी, यूनिट वगैरह की। ठीक है? तो चीजों को साथ साथ लेकर चलना है, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी। क्या बताया था मैंने? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, F इंटू S। सो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, वी ऑल नो। डिस्टेंस यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। वर्क डन की क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर हो जाएगी। द यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल बोलते हैं। सो यहां से
1 जूल की डेफिनेशन भी आ जाएगी, यहां से क्या आ जाएगी 1 जूल की डेफिनेशन। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, मतलब मैथमेटिकली तो आ गई। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, when force of 1 Newton is applied on a body and that body displaced by 1 unit distance, then the work is said to be 1 joule। अगर मैं किसी बॉडी पे, लेट अस सपोज ये डस्टर हमारी एक बॉडी, इस पे मैं 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं और ये 1 यूनिट डिस्टेंस डिस्प्लेस होती है, तो वर्क डन हो जाएगा 1 जूल और 1 न्यूटन मीटर। इज इट क्लियर? वर्क कैसी क्वांटिटी है? ये हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? देखो यहाँ डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारी है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस आप लोग को बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि आप फिजिक्स के क्लास 9 से एकदम लास्ट टर्म्स में चल रहे हैं, लास्ट चैप्टर्स में चल रहे हैं। तो सो यू ऑल नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो, अब हमें एक कंडीशन के बारे में जानना है कि कंडीशन यही होनी चाहिए हमारी बॉडी, जैसे हम चाहते हैं कि वर्क करे, हम चाहे जितना फोर्स लगा दें वर्क करे वो, तो उसके लिए यही कंडीशन है कि उसमें डिस्टेंस ट्रेवल हो बॉडी में। सिंपल, ठीक है। द कंडीशन ऑफ अ फोर्स टू डू वर्क इज दैट बॉडी शुड मूव आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। लेट अस सपोज मैं यहां खड़ा हूं, मैं इस दीवार पे खूब फोर्स लगा रहा हूं, बहुत फोर्स लगा रहा हूं, मैं थक जाऊंगा फोर्स लगाते लगाते। मेरे बॉडी के जो सेल्स हैं वो तो अंदर मोशन करेंगे, वहां अंदर वर्क डन हो रहा है, बट यहां पे वर्क डन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दीवार नहीं हिल रही है। जब तक ये दीवार नहीं हिलेगी वर्क डन क्या रहेगा? 0 रहेगा। और जिस दिन ये दीवार गिर गई वर्क डन हमारा हो जाएगा। ठीक है, सो मोशन जरूरी है हमारे वर्क डन को होने के लिए, वर्क होने के लिए मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल सी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसे ये मार्कर है, ये हमने टेबल पे रख दिया, अब मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा इस मार्कर को ऊपर लिफ्ट करने के लिए, और ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी यही तो करती है, इस मार्कर को वो चाहेगी फिर से नीचे आए, तो मैं उस ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो वर्क कर रहा हूं, मैं उस ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो वर्क कर रहा हूं। सो दिस इज कॉल्ड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जब हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करेंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेंगे, तो जो फोर्स हम लगाते हैं दैट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। क्यों वेट ऑफ द बॉडी? क्योंकि हम जितना वेट है उस बॉडी का उतना ही फोर्स लगा रहे हैं उसको लिफ्ट करने के लिए। इज इट क्लियर? आसान है। तो नाउ वी विल सी द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वी विल सी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। इसके बाद एक न्यूमेरिकल देखेंगे सिंपल सा। देखो, लेट अस सपोज अ बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी है, उसका मास कितना है? m है, स्मॉल m। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या ग्रेविटी ही कहें सिंपल, क्या होती है? स्मॉल g होती है। ठीक है, और उस बॉडी को मैं h हाइट पे उठा रहा हूं, यही मार्कर की बात कर लेता हूं। लेट अस सपोज इसकी हाइट m है, इसकी मास m है, और मैं इसे h हाइट पे लिफ्ट कर रहा हूं, h हाइट पर लिफ्ट कर रहा हूं, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने? h डिस्टेंस। ठीक है, तो जब भी हम वर्क करेंगे, जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने के लिए, तो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ये चीज समझ में आ गई? तो वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी विल बी इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इनटू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या जितनी हाइट पर हम उठा रहे हैं, या उसको हम क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं।
अब देखो वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, किसी बॉडी का वेट क्या होता है, क्या बताया था मैंने पिछले चैप्टर में, मास इनटू ग्रेविटी, ये तो बताया था, मास इनटू ग्रेविटी, F इज इक्वल टू mg दैट इज इक्वल टू वेट। तो m इंटू जी इज द वेट ऑफ द बॉडी एंड वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, h डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो हमें एक वर्क डन को फाइंड करने का एक नया फॉर्मूला मिला, m इंटू जी इंटू एच, where m is the mass of the body, small g is the acceleration due to gravity and h is the vertical distance up to which the body is lifted। यूनिट इसकी वही रहेगी जूल, यूनिट क्या रहेगी, जूल ही रहेगी, या हम इसको न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमें समझ में आ गई। यहां पे क्या हो रहा है कि जो भी फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल लग रहा है, किसी एंगल से नहीं लग रहा है। आगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मींस हम किसी एंगल से फोर्स लगाएंगे, किसी फोर्स लगाएंगे तो जो बॉडी ट्रैवल करेगी, ठीक है, जो बॉडी ट्रैवल कर रही है वो, और जब हम फोर्स लगा रहे हैं वो, उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक एंगल बनेगा। यहां पे क्या है कि सेम है, वो 90 डिग्री पे बन रहा है, 90 मतलब ये हाइट और फोर्स सब एक ही डायरेक्शन में है। ये सब आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना पढ़ना है आपको कि वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड mgh, द यूनिट ऑफ द वर्क डन विल बी जूल। वर्क डन फॉर बॉडी विच इज अगेंस्ट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट ग्रेविटी, ये हमने पढ़ लिया है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, हमारी बुक में ही दिया हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग अ ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें वर्क डन फाइंड करना है जब मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं और 1 मीटर वो बॉडी ट्रैवल करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये चीज हमेशा याद रखना है कि फोर्स जो बॉडी ट्रैवल कर रही है वो फोर्स के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है कि नहीं, इस चीज पर हमें बहुत गौर करना है। तो इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि व्हेन द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 1 मीटर। यही तो बोला है क्वेश्चन। यस, सिंपल है, अभी हमने पढ़ा था। अब देखो ये बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पर हमने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, और ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की इसने, 1 मीटर। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, अब ये इसकी फाइनल पोजीशन आ गई है। डिस्टेंस ट्रैवल किया मतलब वर्क तो किया ही है, तो इसी वर्क को फाइंड करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है F इंटू एस, F इज 10, S इज 1, दैट मीन्स 10 न्यूटन मीटर और 10 जूल। जूल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप जे लिख देंगे तो इसका मतलब कि जूल ही लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन पढ़ी कि वर्क होता क्या है। ठीक है, किसी बॉडी में वर्क तभी होगा, वो कंडीशन हमने पढ़ी कि किसी बॉडी में वर्क तभी होगा जब हम उसके फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स इतना है कि उस बॉडी पे, उस बॉडी को मोशन मिले, उस बॉडी को कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करवा दे तो वर्क हो जाएगा। ये पढ़ा हमने, यूनिट पढ़ी कि वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये पता चला कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड होगी और यूनिट होगी, डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। फिर हमने क्या पढ़ा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पढ़ा कि वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। सिंपल, कोई बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हैं तो उतना ही फोर्स लगाते हैं जितनी उसकी वेट होती है, ये पढ़ा। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे क्या देखेंगे कि वर्क डन बाय अ फोर्स व्हेन इट इज एक्टिंग ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मींस अगर मैं देखो ऐसे ही फोर्स लगाया हूं, अगर मैं किसी एंगल पे फोर्स लगा दूं ऐसे, या इधर से मैं पुल कर लूं, इसको ऐसे पुल करूं, लेकिन बॉडी आगे ही मूव कर रही है, तो यहां पे एंगल थीटा बन गया। लेट अस सपोज दिस इज थीटा एंगल, दिस इज एफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंगल थीटा बन गया। इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तब वहां पर वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस से नहीं सॉल्व हो पाएगा, तब उसमें नया फॉर्मूला पढ़ना है। थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे।